नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लेकर के आया हूं एक खास टॉपिक जिसका नाम है लोकसभा, जो हमारे भारतीय संविधान से जुड़े हुए टॉपिक है ये। और ये जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम है लोकसभा। लोकसभा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णन है। अभी तक हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 80 तक, जिसमें कि हमारा राज्यसभा, संसद, ये सब आ चुके हैं। और 1 से लेकर के 80 तक में हमने बारीकी से प्रत्येक अनुच्छेद का विश्लेषण किया है और उन सब के बारे में जो चर्चा जो है हमने पिछले वीडियो में किया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाएं उसमें लिंक को टच करके उस वीडियो को डायरेक्टली रूप से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे सर्च करके जा करके हमारे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमारा सारा वीडियो उस पर अपलोड किया गया है। तो आप लोग जो है इससे पहले जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी बातें जुड़ी है इन संविधान से संबंधित, उनके बारे में आप लोग जानकारी जाके पिछले वीडियो में ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ये लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लोकसभा जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ है लोकसभा। लोकसभा के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। संसद अनुच्छेद 79 में है और 80 में क्या है हमारा है राज्यसभा है, और 81 में हमारा क्या आ गया? लोकसभा आ गया। तो संसद के 2 सदन होते हैं, और संसद जो बनता है वो संसद जो बनता है 3 चीज से मिलकर के। किससे किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद बना है। और संसद के 2 सदन को संसद के 2 सदनों में बांटा गया है। एक सदन का नाम राज्यसभा रखा गया, दूसरा सदन का नाम लोकसभा रखा गया है। तो राज्यसभा का हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग को जानकारी मिल चुका है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। यह अनुच्छेद 81 में है। देखिए, अनुच्छेद 81 कहता है कि संसद का एक सदन जो है लोकसभा होगा। क्या होगा? लोकसभा होगा। क्या कहता है? संसद का जो एक सदन होगा लोकसभा कहलाएगा। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। आर्टिकल 81 हमारा कहता है कि संविधान में लिखा गया है कि संसद का जो एक सदन है वो लोकसभा कहलाएगा, और इसका लोकसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 81 में है। इसके बाद देखिए, लोकसभा से संबंधित जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। कहता है क्या इसे निम्न सदन कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? निम्न सदन। यानी कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। इसको साथ ही साथ में जनता का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जनता का सदन कहते हैं। इसको लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन कहते हैं। देखिए, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। तो इसको देखिए क्या क्या कहा जाता है। लोकसभा का नाम क्या क्या है? इसको निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन या फिर प्रथम सदन के रूप में इसको जाना जाता है। तो लोकसभा के बहुत सारे नाम है, इसको आप लोग अच्छी तरह से बार बार 2-4 बार 5 बार बोलेंगे और अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन या फिर प्रथम सदन कहेंगे। ये हमारा हो गया लोकसभा। अब देखिए, लोकसभा के लिए जो पहली बार चुनाव कराया गया 1951 से 52 में, 1951 से 52 में लोकसभा का जो पहली बार निर्वाचन होता था, लोकसभा के सदस्यों का जो पहले निर्वाचन होता था, डायरेक्टली उसको मनोनीत किया जाता था, चुना जाता था। लेकिन इसका जो चुनाव स्टार्ट किया गया प्रक्रिया 1951 में शुरू हुआ और 1952 में कंप्लीट हुआ। इसलिए कहा गया है कि इसका जो निर्वाचन प्रक्रिया हुआ, यानी चुनाव जो शुरुआत किया गया 1951 से 52 में। लोकसभा का पहली बार चुनाव, आम चुनाव कब किया गया? प्रश्न पूछा जाता है। लोकसभा का पहली बार आम चुनाव कब कराया गया? 1951 से 52 में। 1951 से 52 में ऑप्शन जब भी मिलेगा इसी तरह आपको मिलेगा। लोकसभा संबंधित जब भी चुनाव की बात करेगी तो 1951 से लेकर के 52 के बीच में किया गया है। कहता है क्या कि पहले लोकसभा को जो है ना जनता का सदन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखे हुए हम लोग कि लोकसभा का अन्य नाम जनता सदन है, क्योंकि पहले मूल संविधान में जब लिखा गया था, संविधान के 2 भागों में, संसद को 2 भागों में बांटा गया था, तो लोकसभा को जनता का सदन कह करके सूचित किया गया था। यह कह रहा है कि लोकसभा को पहले जनता का सदन कहा जाता था, लेकिन 1954 ईस्वी में इसका नाम बदल करके इसका लोकसभा कर दिया गया। लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? जनता का सदन के रूप में। और जनता का सदन का जो नाम बदल करके रखा गया 1954 में बदला गया। कब बदला गया? 1954 में नाम बदल के इसका क्या कर दिया गया हमारा? लोकसभा, जो आज हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। अब देखिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है? लोकसभा में जो सदस्य बन करके जो जाते हैं, जो जीत करके जाते हैं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं क्या क्या है, इनके बारे में ये जो क्राइटेरिया दिया गया है, ये देखिए यहाँ हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कहता है लोकसभा बनने के लिए सबसे पहला नंबर में होना चाहिए क्या? वो भारत का नागरिक हो। पहला क्या कहता है? वो भारत का नागरिक हो। दूसरा कहता है कम से कम उसका उम्र सीमा जो है, कम से कम लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का। लोकसभा का सदस्य बनने की पहली योग्यता वो भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता क्या होना चाहिए? उसकी उम्र सीमा कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। 25 वर्ष से अगर नीचे है तो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य नहीं है। यानी 24 वर्ष 11 माह 29 दिन का भी अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो भी लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता है। यानी उसको पूरा कंप्लीट कम से कम जो है उसका 25 वर्ष होना चाहिए। तो 25 वर्ष होना चाहिए उम्र सीमा। उसको कहता है उसका भारत का मतदाता सूची, जो वोटर आईडी जो होता है, यानी वोटर निर्वाचन
का जो पत्र होता है, कहता है कि भारत के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में। किसमें नाम होना चाहिए? वोटर लिस्ट में। कहता है उस व्यक्ति का जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता हो या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो तो उसका जो है मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। इसके बाद कहता है क्या, वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी किसी भी सरकारी जो लाभ है, जब सरकारी सेवा है, सरकारी नौकरी है, जो भी है, उस वजह से किसी के पद पर वो नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति है लाभ के पद पर तो सबसे पहले वो अपना त्याग पत्र देगा, उसको त्याग करके उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए वो योग्य होगा। उसको कहता है वो पागल या दिवालिया नहीं हो, यानी कि वो मेंटलिटी रूप से ठीक हो, यानी माइंड रूप से वो संतुलन में मानसिक संतुलित उसका ठीक ठाक हो, और साथ साथ में वो दिवालिया नहीं हो, यानी कि वो पूरी तरह से कंगाल नहीं हो। तो यानी ये 5 शर्तें यहाँ पे दी गई है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। पहला नंबर में वो भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम उम्र से उसको 25 वर्ष का हो, तीसरा कहता है वो भारत के मतदाता सूची में उसका नाम हो, चौथा कहता है वो किसी सरकारी पद पर यानी किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, और पांचवा कहता है वो पागल अथवा दिवालिया नहीं हो। ये 5 शर्तें हो गई हमारी लोकसभा सदस्य बनने की। इसके बाद देखिए लिखे लोकसभा से संबंधित और बातें कि लोकसभा का जो चुनाव कराया जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। कौन कराते हैं? भारत निर्वाचन आयोग। कहता है यह जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो लोकसभा का जो चुनाव कराते हैं कौन कराते हैं? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। देखिए भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग मंडल है वो जो है लोकसभा का चुनाव कराते हैं, तो इसमें जो भाग लेती है भारत की जनता लेती है। कौन लेती है? भारत की जनता। और इसमें जो मतदान होती है वो गुप्त मतदान होती है। कैसे मतदान होती है? गुप्त मतदान। कहता है कि भारत का जो आम निर्वाचन, भारत का जो लोकसभा का चुनाव होता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन इनको चुनाव करवाएंगे, लेकिन चुनाव में भाग कौन लेते हैं? तो भारत की आम जनता लेते हैं। भाग कौन लेते हैं? भारत की आम जनता। और इसका जो मतदान की प्रक्रिया कैसी मतदान है? तो गुप्त मतदान। इस चीज को आप लोग नोट कर लें कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो मतदान की प्रक्रिया होती है कैसी मतदान होती है? गुप्त मतदान होती है। इसमें भाग कौन लेते हैं? तो भारत की जनता भाग लेते हैं। और इसका निर्वाचन कौन करवाते हैं? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको चुनाव कराया जाता है। इसके बाद देखिए एक पॉइंट लिखे हम लोग यहाँ पे, अंगल भारतीय, जो कि हमारे लोकसभा से जुड़ी हुई बातें हैं। अंगल भारतीय का मतलब देखिए क्या होता है? अंगल समुदाय या अंगल भारतीय का बात बार बार किया जाता है। देखिए क्या है, कहता है कि यदि कोई यूरोपीय पिता, आप लोगों को पता है कि भारत में यूरोपीय सबके सब आकर के यहाँ पे शासन कर चुके हैं, तो कहता है कि यदि कोई यूरोपीय पिता भारतीय माता, यानी यूरोपीय पिता और किसी बच्चे का पिता यूरोपीय हो, माता क्या हो? भारतीय हो, तो वह बच्चे का कहलाएगा अंगल भारतीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंगल भारतीय। यानी कि अगर किसी बच्चे का पिता यूरोपियन हो और उसकी माता भारतीय हो, तो उन माता पिता से जो बच्चे जन्म लेंगे तो वह बच्चा क्या कहलाएगा? अंगल भारतीय कहलाएगा। और एक चीज जान लीजिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त जो है भारत में लाखों लाख की संख्या में इनका समुदाय मौजूद था, यानी अंगल भारतीय जो है उस वक्त लाखों लाखों की संख्या में भारत में मौजूद था। इसलिए संविधान जब निर्माण किया गया तो अंगल भारतीयों के लिए भी उसमें चर्चा, यानी उसके लिए स्थान उसको दिया गया। इसलिए यहाँ कहता है अंगल भारतीय। देखिए यूरोपीय पिता भारतीय माता से जन्मे संतान को अंगल भारतीय कहा जाता है। अब देखिए अंगल भारतीय का वर्णन क्यों किया गया? देखिए इसलिए कहा गया कि हम अभी तुरंत बताएं कि जिस वक्त आजादी हुई, जिस वक्त हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो उस वक्त भारत में लाखों लाख की संख्या में अंगल भारतीय समुदाय मौजूद थे। अब देखिए अंगल भारतीय आए कहां से थे? आप लोगों को पता है कि भारत में 1498 में जब यूरोपीय पुर्तगाली कंपनियां भारत आई थी, तो उस वक्त बाद जितने भी यूरोप के और भी जितने कंपनियां, जैसे ब्रिटिश कंपनी या डच कंपनी या स्वीडिश या फ्रांसीसी, ये सब जितने कंपनियां हैं, सब ने भारत में आकर के अपना शासन, मतलब पहले अपना व्यापार स्टार्ट किया। व्यापार के बाद में क्या किया? यहाँ पे अपना कोठी स्थापित किया। कोठी स्थापित करने के बाद धीरे धीरे वो लोग अपना व्यापारिक से राजनीतिक में इंटरफेयर कर करके यहाँ पे अपना वो लोगों ने शासन स्थापित कर लिया। और उन लोगों का मानना था कि यूरोपीय व्यक्ति वहां से आते थे, लेकिन वो अपना विवाह जो है भारतीय महिलाओं के साथ में कर रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि यूरोपीय पुरुष हो गया और भारतीय महिला हो गई। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई। तो वही कह रहे हैं कि इस प्रकार का यूरोपीय पिता और भारतीय महिला वाला जो कहानी है, यानी अंगल भारतीय का जो जन्म हुआ, इस प्रकार से भारतीय संविधान जिस वक्त लिखा जाता है, यानी जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस वक्त उनकी संख्या लाखों लाख की संख्या में भारत में थी। इसलिए करके संविधान निर्माताओं ने उनके लिए भी भारतीय मतलब संविधान में उनको भी स्थान दिया गया। देखिए आर्टिकल 331 कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है, आर्टिकल 331 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अंगल भारतीय समुदाय से दो व्यक्ति को अंगल भारतीय समुदाय में से 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति जो डायरेक्ट मनोनीत करके उसको लोकसभा के सदस्य निर्वाचित कर सकते हैं। यहाँ लिखे हैं कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि 2 अंगल भारतीय को लोकसभा में मनोनीत करता है। आप लोग को समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति को आर्टिकल 331 यानी अनुच्छेद 331 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अंगल भारतीय समुदाय से 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं? मनोनीत करके लोकसभा के सदस्य उसको नामित कर देते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 331 है।
अब आर्टिकल 333 के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अनुच्छेद 333 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 331 में हम क्या देखें कि राष्ट्रपति को अधिकार था कि 2 अंगल भारतीय समुदाय को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। और यहाँ 333 कहता है कि राज्यपाल को अधिकार देता है, ये क्या कहता है कि राज्यपाल को अधिकार देता है कि विधानसभा में एक सदस्य को अंगल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि राज्यपाल को, राष्ट्रपति को लोकसभा के लिए 2 सदस्य और राज्यपाल को विधानसभा के चुनाव में एक सदस्य जो है अंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद 333 का था। अनुच्छेद 333 किसके लिए हो गया? राज्यपाल के लिए। अनुच्छेद 331 किसके लिए हो गया? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करता है और राज्यपाल क्या है? एक सदस्य को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत करेगा, राज्यपाल विधानसभा के लिए। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद कौन कौन हो गया? एक हो गया 331, एक हो 333। अब देखिए नोट में हम लोग यहाँ जानते हैं थोड़ा सा बातें कि हाल ही में 104वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2019 ईस्वी में 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। उस संशोधन में मुख्य रूप से क्या किया गया? ये जो आंग्ल भारतीय था, आंग्ल भारतीय को एंग्लो इंडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंग्ल भारतीय को ही अंग्रेजी में एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन बोलिए या आंग्ल भारतीय बोलिए, आंग्ल भारतीय को ही अंग्रेजी में एंग्लो इंडियन समुदाय कहा जाता है। तो एंग्लो इंडियन जो समुदाय है, आंग्ल भारतीय समुदाय है, इनको मोदी सरकार ने हाल ही में जो है, मोदी सरकार ने 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत में इस आंग्ल भारतीय समुदाय की जो सदस्यता थी, जो पद था, उसको खत्म कर दिया, यानी समाप्त कर दिया गया। यानी जो 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते थे, ये जो मनोनयन करने वाली जो प्रक्रिया थी एंग्लो इंडियन के लिए, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, इसको समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2019 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत में? 104वां। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन जो पद था, जो सदस्यता थी, इसको समाप्त जो किया गया, किस अनुच्छेद के तहत में किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 के हिसाब से। तो अब ये जो पद था हमारा एंग्लो इंडियन वाला, ये इस पद को क्या कर चुका है? खत्म हो चुका है। ये 2019 के पहले होता था, अब 19 के बाद से यह प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब देखिए लोकसभा की संरचना कैसी है। लोकसभा की संरचना का मतलब है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या, जो सीटों का जो बंटवारा आवंटन किया गया, किस प्रकार से किया गया, मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होना चाहिए, ये देखिए। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 रखी गई। कितना की गई है? 550, यानी 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन अभी तक वर्तमान में 543 ही हुए हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या है कितनी है? 543। इसमें से राज्य में से 524 सीट का बंटवारा किया गया है और केंद्र में से 19 सीट का, यानी कि 543 सीट जो वर्तमान में है, उसमें से राज्य में 524 सीट बंटवारा किया गया है और केंद्र के लिए कितना है? अभी वर्तमान में 19 है। इस चीज को याद रखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा सीट कितने हैं? 543 है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। और वर्तमान में 543 में राज्य में कितना सीट है? 524 है, केंद्र के लिए 19। अब देखिए 2 आर्टिकल यहाँ पे लिखे हैं। आर्टिकल 81 का 1, 81 का 2, यानी कि 81 का को बोलिए, 81 का खो बोलिए। आर्टिकल 81 का को कहता है कि लोकसभा में 28 प्रांत, लोकसभा में जो 28 प्रांत वाला 28 राज्य जो है हमारा, 28 प्रांतों में से, यानी 28 राज्यों में से 530 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी आर्टिकल 81 का 1 कहता है, यानी 81 का को कहता है कि लोकसभा में जो सदस्य सीट का जो बंटवारा किया गया है, जो सदस्य का बंटवारा किया गया है, उसमें राज्यों में से, यानी 28 प्रांतों में से अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 530 हो सकते हैं। इससे ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। यहाँ देखिए वही लिखे हुए हैं कि 530 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकता है। आर्टिकल 81 का खो कहता है कि यह कहता है कि लोकसभा में जो सीट का बंटवारा किया गया है, वो केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी कि राज्य के लिए कितना हो गया? 530 से ज्यादा नहीं होगा और केंद्र के लिए कितना हो गया? 20 से ज्यादा नहीं हो गया। तो 530 और 520 मिला के टोटल कितना हो गया? 550। यानी कहने मतलब हो गया कि 530 और ये 20, 550। अधिकतम सीट मेरा कितना है? 550। इससे अगर एक भी ज्यादा होगा तो हमारा 550 से ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस चीज का बंडेशन कर दिया गया है, यानी कि ये बंधन बना दिया गया है कि 530 से ज्यादा राज्य से नहीं आएंगे और केंद्र से 20 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल 81 का को कहता है और 81 का खो कहता है। अब कहता है कि प्रत्येक राज्यसभा को जो लोकसभा का जो सीट बंटवारा किया गया है, उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, राज्यसभा में भी वही कहानी था कि राज्यसभा सीट का जो बंटवारा किया गया था उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था, और लोकसभा का भी जो सीट का जो बंटवारा किया गया उनके राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही किया गया है। जिन राज्य का जनसंख्या ज्यादा है वहां का उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा उसके हिसाब से किया गया, अनुपात के आधार पर। अब देखिए सबसे अधिक जो है लोकसभा सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी में। यूपी को वही बोलते हैं उत्तर प्रदेश। और वहां पे कितनी है? 80 है। सबसे अधिक लोकसभा सीट जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिसकी संख्या कितनी है? 80 है। और हमारे बिहार में कितने हैं? तो बिहार में लोकसभा का सीट जो है हमारा 40 रखा गया। कितना है? 40। बिहार का लोकसभा सीट है 40 और यूपी कितना है? 80। तो प्रश्न कहता है सबसे अधिक लोकसभा सदस्य जो है किस राज्य से निर्वाचित होते हैं?
तो यूपी से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोकसभा सीट ज़्यादा है, तो जहाँ लोकसभा सीट ज़्यादा होगा वहीं से लोकसभा के सदस्य भी ज़्यादा निर्वाचित होंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में कि लोकसभा में सबसे अधिक सदस्यों का निर्वाचन किस राज्य से किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक सीट है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं प्रोटेम स्पीकर, किसके बारे में लिखे हैं? प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर का काम देखिए क्या होता है, इसका निर्वाचन कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों में से, लोकसभा का जब चुनाव होता है उसमें से जितने भी नए निर्वाचित सदस्य जाते हैं लोकसभा में, उसी में सबसे वरिष्ठ को कहता है क्या? सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जितने भी नए सदस्य आते हैं उनका ये शपथ ग्रहण दिलवाते हैं, उनको क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कहता है प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहता है? अस्थायी अध्यक्ष। और लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य आते हैं उनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा उनको चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनते हैं? नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और किनको करते हैं? जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनको जो है राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर मतलब होता है वो अस्थायी अध्यक्ष। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या होता है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नए सदस्य जितने भी आते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं। और देखिए प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यकाल होता है ना, ये निश्चित समय के लिए नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे इनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करवा सकते हैं, नहीं तो ये नॉर्मल जैसे सदस्य निर्वाचन सदस्य है उस रूप में ये काम करेंगे। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि यदि नवनिर्वाचित सदस्यों में से कोई भी सदस्य अगर बिना शपथ ग्रहण लिए अगर अपने कार्यकाल में भाग लेता है तो प्रत्येक दिन उसको 500 रुपया जुर्माना के तौर पर उनको देना पड़ता है। अगर कोई सदस्य, कोई भी लोकसभा सदस्य जो निर्वाचित होकर के संसद में जाते हैं, लोकसभा सदस्य बनकर के लोकसभा में जाते हैं और वो सब बिना शपथ के ही अपने कार्यवाही में अगर भाग लेते हैं, तो बिना शपथ के कार्यवाही भाग में जितना दिन लेंगे वो उतना दिन उनको प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना देना होता है। ये संविधान में वर्णन किया गया है। इसलिए करके क्या होता है? प्रत्येक सदस्य को शपथ ग्रहण लेना अनिवार्य होता है। अगर शपथ बिना लिए ये 2 दिन या 4 दिन तक उपस्थित रह गए, ये जाकर कार्यवाही में भाग ले लिए, तो समझ लीजिए 4 दिन को 500 रुपए के हिसाब से उसको गुना करके जिन्हें जोड़ करके उसको पैसा जुर्माना के तौर पे देना होता है। तो इसका ये शपथ ग्रहण दिलाने का काम नए सदस्यों का जो शपथ दिलवाते हैं, कौन दिलवाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को बनाते कौन है? नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर होते कौन है? लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको जो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? नए सदस्यों का शपथ दिलवाना। अब देखिए अनुच्छेद 93 है। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष ये जो दोनों पद हैं इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर जो होते हैं, उनको शपथ ग्रहण की जरूरत नहीं है, उनको शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता है, शपथ नहीं दिलाया जाता है। अनुच्छेद 93 यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा में से लोकसभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की जरूरत होती है। तो वही कहता है कि लोकसभा का जो है अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इसके बारे में अनुच्छेद 93 कहता है। अनुच्छेद 94 देखिए क्या कहता है? कहता है अनुच्छेद 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद अगर रिक्त हो तो उसके बारे में जानकारी देता है। 93 अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी, यानी कि लोकसभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की जरूरत होती है। इसके बारे में जो वर्णन किया गया है, लोकसभा का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, अनुच्छेद 93 कहता है। और अनुच्छेद 94 कहता है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो तो इसके बारे में जानकारी कौन देता है? हमको अनुच्छेद 94 देता है। अब देखिए लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त होता है कैसे होता है? या तो उनको पद से हटाया जाता है प्रक्रिया के द्वारा, और या तो क्या करेगा वो अपना त्याग पत्र देगा। लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र अगर दे देता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? उसका पद रिक्त माना जाता है। और यदि हो सकता है क्या अपने कार्यकाल के दरमियान यानी अपने पद पर कार्यकाल के दरमियान में ही जो है उनकी पद पर मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए? उनकी पद पर मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में भी जो है उनका पद रिक्त हो जाता है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, इसके रिक्त होने की जानकारी जो है हमको अनुच्छेद 94 देती है। तो रिक्त होने का 2-3 तरह का तरीका हो गया, या तो उनके पद पर मृत्यु हो जाएगी, या तो उनको पद से हटाया जाता है, या तो वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका पद रिक्त माना जाता है और इसके बारे में जानकारी जो है हमारे अनुच्छेद 94 देता है। अब देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो है अगर वो अपना त्याग पत्र देगी तो किसको देगी? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र देती है तो उपाध्यक्ष को देती है। किसको देती है? उपाध्यक्ष को। और यदि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देती है तो किसको देती है? तो अध्यक्ष को। यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगी और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगी। इस प्रकार से अपने दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं।
अब देखिए कहता है अनुच्छेद 95 कहता है कि यह अध्यक्ष के कार्य, अधिकार, शक्ति के बारे में जानकारी देता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचन जो किया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो बनाया जाता है, उसका क्या कार्य है, उसका अधिकार क्या है, उसका शक्ति यानी उसको क्या क्या पावर दिया गया, इस सब के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जो कार्य, अधिकार एवं शक्ति के बारे में जो जानकारी देती है, यह अनुच्छेद हमारा 95 देती है। यानी अनुच्छेद 95 में लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, शक्ति एवं उसके पावर के बारे में उसको बताया गया है। अनुच्छेद 96, यह अनुच्छेद कहता है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद से हटाए जाने, देखिए अनुच्छेद 96 कहता है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को उसको अपने पद पर से हटाए जाने के लिए लोकसभा में अगर बात विचार हो रहा हो, यानी विचार अधीन हो रहा हो, यानी कि उसके लिए आपस में मंथन चल रहा हो कि लोकसभा को पद से हटाना होगा या उसकी हटाने की कोई प्रक्रिया अगर चल रही हो संसद लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष हो या लोकसभा का उपाध्यक्ष जिससे संबंधित उसको जिसको भी हटाने की बात की जा रही हो, जो प्रक्रिया चल रहा हो, ऐसी स्थिति में जो है वो अपने पद पर रह करके कार्य नहीं कर सकेंगे। यानी लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों में से किसी को भी अगर उसके पद से हटाए जाने की बात चल रही हो, यानी प्रक्रिया जारी हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अपने पद पर रह करके कार्य नहीं कर सकेंगे। ये अनुच्छेद हमारा 96 कहता है। तो अनुच्छेद 93, 94, 95, 96 इन सब के बारे में आप लोगों को पता चल गया, इनके बारे में विश्लेषण अच्छी तरह से हो गया कि इन सब का क्या क्या कार्य है। इनका एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अनुच्छेद 97, देखिए अनुच्छेद 97 क्या कहता है, ये हमारे लोकसभा से संबंधित बातें हैं। कहता है अनुच्छेद 97 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के वेतन के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 97 जो हमारा कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में अथवा राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के वेतन के बारे में जानकारी जो देती है, वो कौन सा अनुच्छेद देती है? अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में वेतन के बारे में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में या सभापति उपसभापति के बारे में जो वेतन की जानकारी देती है, अनुच्छेद 97 देती है। अनुच्छेद 98 देखिए क्या कहता है, यह अनुच्छेद कहता है कि संसद के सचिवालय के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 98 क्या कहता है? संसद का जो सचिवालय होता है उस सचिवालय के बारे में जानकारी अनुच्छेद 98 देता है। अब देखिए सचिवालय क्या है, तो सचिवालय जो है दिन प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन का जो काम होता है उसको निपटाने के लिए विभाग की स्थापना की गई है, उस विभाग को सचिवालय कहते हैं। तो देखिए लोकसभा का एक अपना अलग सचिवालय होता है, राज्यसभा का अपना अलग सचिवालय होता है। लोकसभा का अलग सचिवालय और राज्यसभा का अलग सचिवालय, और दोनों सचिवालय का काम क्या है? प्रत्येक दिन का जो काम होता है उसको दिन प्रतिदिन उसको निपटाना। और सचिवालय का जो प्रधान होता है वो महासचिव होते हैं, यानी मुख्य कौन होते हैं? सचिवालय का जो प्रधान यानी प्रमुख होते हैं वो महासचिव होते हैं, और इनका ही काम होता है कि प्रत्येक दिन के कार्य को निपटाने का काम करना इसका। तो सचिवालय के बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद 98 देता है। देखिए एक चीज कि लोकसभा का जो विघटन किया जाता है, लोकसभा एक ऐसा सदन है इसको भंग किया जा सकता है, यानी इसका विघटन किया जा सकता है, और ये इसका वर्णन जो अनुच्छेद 85 करती है। ठीक है, तो लोकसभा संबंधित जितने भी जानकारियां था, जितने भी बातें थी इनसे जुड़ी हुई, हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी बातें, जानकारी जितने भी हमने बताया आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा, और इससे संबंधित जो भी अभी लोकसभा संबंधित और भी कुछ ऐसे बातें हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और लोकसभा का ये पहला भाग है, लोकसभा का एक और भाग आएगा जिसमें से लोकसभा संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इसके लोकसभा के भाग 2 में, यानी इसका हम लोग अगले क्लास में इसका कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया, जो भी हो उसके बारे में अपना कमेंट में अपना राय जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।